हेलो फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जबकि जो टॉपिक जो है विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम जो है महात्मा गांधी के बारे में संपूर्ण इतिहास के उनके जीवन के बारे में जानने वाले हैं। तो आज हम उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो महात्मा गांधी महात्मा गांधी के बारे में जानने का प्रयास हम करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और हम पूछे कहाँ हुआ था, तो गुजरात के काठियावाड़ पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अब हम यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। चलिए हम महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में हम जानते हैं। जन्म के बारे में, तो जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के काठियावाड़ में, गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। पिता मोहनदास करमचंद गांधी थे। इनके पिता थे मोहनदास करमचंद गांधी। और इनकी माता का क्या नाम था? पिता हो गए, इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। इनकी माता थी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी थी। इनकी संतान जो थी, इनकी लगभग 5 संतानें ऐसी थी जो जीवित थी। और उसके बाद इनके लगभग, हमारी समझ से जितना हमने पढ़ा है, इनके लगभग 10 से 12 बच्चे हुए थे पूरे उनके जन्म में। 10 से 12 बच्चों तक इनका जन्म लिए थे। उसके बाद इसमें जीवित जो थे लगभग 5 बच्चे थे, 4 पुत्र थे और 1 पुत्री। पुत्री को दत्तक पुत्री भी कहा जाता है इनकी। हम इनके पुत्र के बारे में पहले जानने का प्रयास करेंगे। पुत्र कौन कौन थे? मणिलाल, हरिदास, देवदास, रामदास। इनके 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। एक थी जिसका नाम था लक्ष्मी जो थी इनकी दत्तक पुत्री थी। लक्ष्मी पुत्री का नाम था, जो इनकी दत्तक पुत्री थी। अब हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हम इसी वीडियो में आप लोगों को इस तरह से याद कराएंगे कि दोबारा भूलने वाला नहीं होगा। कहीं से भी महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन उठाएगा एग्जामिनर, तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि पूछता है महात्मा गांधी के जन्म, ये तो पूछेगा नहीं जल्दी से, क्योंकि यह ओरल क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1869 को, यहाँ हम 2 अक्टूबर लिख दे रहे हैं। 2 अक्टूबर 1869 कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। पुत्र कितने थे? 4 थे। चार थे। कौन कौन थे? मणिलाल, हरिलाल, देवदास और रामदास। पुत्री कितनी थी? लक्ष्मी। तो यहाँ पुत्र से क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है और यहाँ पत्नी से भी पूछा गया है। तो यही सब क्वेश्चन बने हैं। अब हम जहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वहां से शुरू करते हैं। जो है इनका, ये जो है इन्होंने पढ़ाई की थी, जो है लॉयर की अर्थात वकील की। तो 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका किस काम से गए थे? तो एक अब्दुल्ला सेठ थे, गुजरात के बहुत बड़े व्यापारी थे।
तो उनका एक मुकदमा फंसा था दक्षिण अफ्रीका में। तो ये गांधी जी नए नए आए थे यहाँ पर जो है इंग्लैंड से पढ़ाई करके, तो उन अब्दुल्ला सेठ ने अपना मुकदमा दिया इनको कि आप हमारी तरफ से जो लॉयर बनकर दक्षिण अफ्रीका जाइए। दक्षिण अफ्रीका में उनका मुकदमा था। तो ये 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और वहीं दक्षिण अफ्रीका जाते समय जो है सेंटबर्ग एक रेलवे स्टेशन था, वहां पर जब ये ट्रेन पर यात्रा कर रहे थे इन्होंने टिकट लिया था जो है फर्स्ट क्लास का, लेकिन और ये फर्स्ट क्लास में जब यात्रा करने पहुंचे तो वहाँ जो गोरे लोग थे अर्थात अंग्रेज थे, इनके साथ दुर्व्यवहार किया और इनको जो है ट्रेन से धक्का मारकर निकाल दिया। तो इन्होंने जो है जो उसका रेलवे का उच्च अधिकारी था उसके बाद ये अपनी शिकायत भी लेकर पहुंचे थे। हम चलते हैं देखते हैं आगे। इनके राजनीतिक गुरु थे, ये कई बार पूछा है, राजनैतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु इनके तो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो बीपीएससी 3.0 हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले थे। जो बीपीएससी 3.0 हुआ था उसमें यह क्वेश्चन बना था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कई बार यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में एकदम सीधा सीधा यहाँ से छप चुका है। इन्होंने ही महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को भारत में प्रवेश करते हैं, भारत आते हैं, तो इन्होंने ही महात्मा गांधी को कहा था कि अभी तुम 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करो, यहाँ पर आपको कोई आंदोलन नहीं करना है। तो इन्होंने 15 में आए और 15 में ही अपने आश्रम का स्थापना किया और इन्होंने 17 में पहला आंदोलन किया था, मार्च 1917 में, जो चंपारण का आंदोलन था। तो हम देखते हैं आगे का इनका राजनीति। अफ्रीका गए 1893 सर्वप्रथम बात करते हैं। 1893 में क्या हुआ? तो अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए। ये तो थे 1893 जो है अब्दुल्ला सेठ जो गुजरात का व्यापारी था उसके एक मुकदमे से जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब हम और आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर जब ये मेलबर्न में थे, मेलबर्न रेलवे स्टेशन पर, तो ये बेड़ी की यात्रा कर रहे थे ट्रेन से जो है और इनको अंग्रेजों ने फेंक दिया था 1893। 1893 में मेलबर्न रेलवे स्टेशन पर यहाँ से भी क्वेश्चन बना कई बार। रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों द्वारा इन्हें जो है रंग के आधार पर, अर्थात मानो वो गोरे लोग थे और गांधी जी जो थे अपने हिंदुस्तान के अंग्रेजों की अपेक्षा काले व्यक्त होते हैं या सांवले व्यक्त होते हैं, इसलिए उन्होंने रंग के आधार पर, उस समय यह प्रथा प्रचलित थी, उन्होंने जात के आधार पर नहीं बल्कि रंग के आधार पर गांधी जी को देखकर उनको ट्रेन से फेंक दिया था। अंग्रेजों द्वारा इन्हें विक्टोरिया से
विक्टोरिया से टर्मन की यात्रा करते समय ट्रेन से फेंक दिया गया, ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया, नीचे फेंक दिया गया जब ये विक्टोरिया से टर्मन की यात्रा कर रहे थे, विक्टोरिया से टर्मन की यात्रा कर रहे थे, उस समय इन्हें जो है मेलबर्न जो रेलवे स्टेशन था उस पर, इस यात्रा के बीच में जो है मेलबर्न रेलवे स्टेशन पड़ता था, उस पर जो है इन्हें अंग्रेजों द्वारा जो है फर्स्ट क्लास की जो बोगी थी उसमें गांधी जी यात्रा कर रहे थे, अंग्रेजों द्वारा इन्हें जो है डब्बे से बाहर फेंक दिया गया। तो वहीं से इन्होंने रेलवे के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा कि अब हम अफ्रीका में आंदोलन करेंगे। तो अर्थात 1906 ईस्वी पहुंचते पहुंचते इन्होंने पहला आंदोलन जो है सहयोग आंदोलन पहला जो था इनका, वह अफ्रीका में ही किए थे 1906 ईस्वी में। तो अब हम आगे देखने का और प्रयास करते हैं। 1893 पहुंच 1894 इन्होंने क्या किया था, इंडियन नटाल कांग्रेस का अफ्रीका में स्थापना किया था। 1894 में इंडियन नटाल कांग्रेस का अफ्रीका में स्थापना, इंडियन नटाल कांग्रेस का, इंडियन नटाल कांग्रेस इंडियन नटाल कांग्रेस का अफ्रीका में स्थापना किया, अफ्रीका में स्थापना। उस समय जो इंडियन लोग थे वो अफ्रीका में काफी अधिक मात्रा में रहते थे, तो धीरे धीरे इकट्ठा होकर जो है महात्मा गांधी के काफी समर्थक वहां हो गए थे। वहां पर इन्होंने 1894 में इंडियन नटाल कांग्रेस की अफ्रीका में स्थापना किया था। और उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में 1901 ईस्वी में हम आते हैं। 1901 ईस्वी में गांधी, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसको किसने किया था, एओ ह्यूम ने स्थापना की थी। जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमकेश बनर्जी थे। कहाँ पर इसका सेशन जो है पहला होना था, पुणे में, लेकिन वहां पर प्लेग फैल गई थी तो यह मुंबई में आयोजित हुआ था गोकुल दास तेजपाल विद्यालय में। तो 1850 में स्थापना, लेकिन गांधी जी प्रथम बार कब इसमें शामिल हुए थे, 1901 के अधिवेशन में। 1901 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी प्रथम बार शामिल हुए। गांधी प्रथम बार शामिल हुए। गांधी प्रथम बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, 1901 के अधिवेशन। शामिल तो 1901 के अधिवेशन में हुए थे, इन अध्यक्षता 1924 के बेलगांव अधिवेशन की थी, जो एकमात्र अधिवेशन ऐसा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कि जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। बेलगांव अधिवेशन हुआ था, कर्नाटक का बेलगांव कहाँ पर है, कर्नाटक में है। अब हम उसके बाद देखते हैं 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका, 1903 इंडियन ओपिनियन इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में एक इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी जो महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी। तो अगर पूछेगा पहली पत्रिका जो तो इंडियन ओपिनियन थी, कहाँ से निकाली थी, दक्षिण अफ्रीका से निकाली थी। या भी बिहार की जो बीपीएससी होता है
कई बार सवाल बन चुका है। बिहार के जितना भी एग्जाम हुए हैं उसमें कई बार बने, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में भी 1-2 बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है, इसका पत्रिका इंडियन ओपिनियन पत्रिका कहाँ से की थी? तो दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से की थी। महात्मा गांधी ने की थी इंडियन ओपिनियन पत्रिका का। अब हम इसके आगे और देखते हैं कहाँ तक हो गया, 1903 ईस्वी तक हमारा हो गया। अब 1904 ईस्वी में करते हैं। 1904 ईस्वी, 1904 में क्या करते हैं, एक फिनिक्स फार्म था। फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? 1904 ईस्वी में फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किया था। क्या? फिनिक्स फार्म की स्थापना। फिनिक्स फार्म की स्थापना 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना की है। कहाँ पर की है? तो अफ्रीका में ही की है। दक्षिण अफ्रीका को या अफ्रीका को एक ही बात हुई, अफ्रीका में किए थे महात्मा गांधी ने। अब उसके बाद में 1906 ईस्वी पहला सत्याग्रह रंग भेद के विरोध में। 1906 पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का यही था। किसमें? रंग भेद, जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया था, रंग भेद। और कहाँ पे किए थे? अफ्रीका में किए थे। पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का यही था। पहला सत्याग्रह कब किए थे? 1906 ईस्वी में किए थे। पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। किस लिए किए थे? रंग भेद के लिए। रंग भेद का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जब जो गोरे लोग थे अर्थात अंग्रेज थे, वो महात्मा गांधी को ट्रेन से काला व्यक्ति कहकर फेंका था। अब यही समझ लीजिए कि रंग भेद के विरोध में, इसीलिए महात्मा गांधी ने जो है पहला सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अब कोई इंडियन यहाँ से जाकर वहां जो है पहला सत्याग्रह कर दे तो बहुत देखने वाली बात होती है। अब हम इसके आगे देखते हैं 1909 में आप सभी को पता होगा एक पुस्तक थी हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। तो 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की स्थापना किया था। 1906 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की स्थापना किया। हिंद स्वराज पुस्तक 1909 हिंद स्वराज पुस्तक 1906 में कहाँ से? अफ्रीका से आई थी। अफ्रीका। हिंद स्वराज पुस्तक कब? 1909 में। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। हिंद स्वराज पुस्तक एक हमने लिखवा दिया, दूसरी इंडियन ओपिनियन, तो 2 पुस्तक यहाँ पर हमने महात्मा गांधी की लिखवा दिया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है। या अंग्रेजी भाषा में थी, लगभग 4 भाषाओं में यह होती थी। मनसुख एक लोग थे, उनके वो संपादन करते थे इसका, लेकिन महात्मा गांधी में लोग से थी। इसमें यह 4 भाषाओं पर प्रकाशित होती थी। और यह जो थी हिंद स्वराज पुस्तक, यह महात्मा गांधी की विशेष रूप से यह कई बार पूछी गई, इंडियन ओपिनियन और हिंद स्वराज दोनों पुस्तकें। हम इसके बाद देखते हैं 1909 टॉल स्टार फार्म की स्थापना। 1910 ईस्वी टॉल स्टार फार्म की स्थापना। टॉल स्टार फार्म की स्थापना कहाँ पर किए थे महात्मा गांधी ने? अफ्रीका में ही किए थे। महात्मा गांधी टॉल स्टार फार्म की स्थापना अफ्रीका में किए थे। हम जितना डीपली चलकर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, शायद बुक में आपको इतना डीपली नहीं मिलेगा। किसी भी बुक में आप ढूंढ लेंगे, इतना डीपली आपको मिलने वाला नहीं है। अब हम इसको मिटाने के बाद और आगे देखने का प्रयास करते हैं। इसको मिटाने के बाद चलिए, हमारा जहां तक हो गया था, अब हम बात करते हैं 1915 की।
तो 1915 की जब बात करते हैं तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वो अफ्रीका से वापस भारत आए। जैसे आते जाते तो थे, लेकिन जो है अपना वहां का कामकाज पूरा छोड़कर अपने देश जो है वापस आए 9 जनवरी 1915। बाकी वो आज आते जाते तो रहते ही थे, लेकिन 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए, अफ्रीका से वापस आए, वापस आए भारत अफ्रीका से वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 को आए। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। इसलिए ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन गया कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे। जैसे फिर से हम बताते रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और यहाँ से पूछेगा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये 2 क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद में पूछेगा महात्मा गांधी वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 को आए। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और उसके बाद में 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी ने जो है गुजरात के साबरमती में अपना एक आश्रम की स्थापना किए थे। जो था अपने आश्रम की स्थापना किए थे। 1915 का वर्ष था। 1915 में ही सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे। आश्रम की स्थापना, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब किए थे महात्मा गांधी? 1915 में किए थे। जब आए तब ही। और 1915 में ही अभी बाद में लिखाते हैं, बाद में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो साबरमती आश्रम रखा गया। साबरमती आश्रम रखा गया। इसे हरिजन आश्रम भी कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर साबरमती आश्रम रखा गया। इसे हरिजन आश्रम भी कहा जाता था। साबरमती या हरिजन आश्रम, हरिजन आश्रम कहा जाता था। महात्मा गांधी जो थे वह जो SC ST थे, हरिजन लोग, उनके प्रति बहुत उदारता जो है दिखाते थे। इसीलिए जो है वो गांधी और अंबेडकर के बीच यरमदा जेल में जो है एक समझौता भी हुआ था 24 सितंबर 1932 को, जो है हरिजनों के लिए ही। नहीं तो अंबेडकर जो है सोचते थे कि दूसरा देश बन जाए हरिजन को ले जाकर, पिछड़ों को ले जाकर। लेकिन महात्मा गांधी जो था यरमदा जेल में अनशन पर बैठ गए, अर्थात अंबेडकर को महात्मा गांधी जी की बात को मानना ही पड़ा। अब हम देखते हैं आगे। यह हो गया। हाँ, 1915 में ही जो है अंग्रेजों द्वारा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि मिली। अंग्रेजों द्वारा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि कब दी गई?
1915 में ही जो है केसर हिंद की उपाधि अंग्रेज द्वारा दी गई थी। अब हम और आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है अब यहीं पर कंप्लीट हुआ इतना। अब हम इसके बाद देखते हैं, जैसे कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, जो उनका भारत में पहला सत्याग्रह था। उसके बाद में अहमदाबाद में मजदूर हुआ, जो उनका पहला जो है भूख हड़ताल था। ऐसे ऐसे अन्य भी फैक्ट पर हम बात करने चल रहे हैं। तो देखते हैं अन्य क्वेश्चन को इसके बारे में। जैसा कि महात्मा गांधी के गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो था उनको रोक रखा था कि 1 साल तक तुम भारत का केवल भ्रमण करना, उसमें कोई भी आंदोलन मत करना। तो वो जो है 15 में आए और लगभग 16 तक चुप थे, अपने आश्रम की स्थापना किया। जो आश्रम स्थापित किया था उसमें लगभग 1915 से 1930 तक उस आश्रम में भी रहे। उसके बाद जब 1917 का वर्ष आया, 1916 का अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। तो उसमें जो है नरम दल और गरम दल एक भी होते हैं और कांग्रेस का एकीकरण होता है। उसके बाद में जो एक लोग थे बिहार के चंपारण के रामचंद्र, वो आए थे वहां पर, उनसे महात्मा गांधी से मिले और गांधी जी को वहां आने के लिए प्रेरित किया कि आप चंपारण आइए और किसानों की दुर्दशा को देखिए। तो जिसे नील आंदोलन या तिलकठिया आंदोलन भी कहा जाता है। वहां पर जो किसान खेती करते थे, उनके पास जो जमीन होती थी उसका 3/20 अर्थात तिलकठिया प्रथा भी कहा जाता था। उसमें तिलकठिया 3/20 भाग पर होता था। तो उसमें उनको जो है नील की खेती करना पड़ रहा, और नील ऐसा जो होता है कि वह खेती को जो है बंजर बना देता है। तो किसानों की बहुत बुरी दुर्दशा थी। तो महात्मा गांधी को आने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। अब हम देखते हैं आगे देखने का प्रयास करते हैं। लुई फिशर एक अंग्रेजी जो थे वो पत्रकार थे। लुई फिशर अंग्रेजी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा वो प्रेरित थे। लुई फिशर अंग्रेजी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रेरित रहते थे। तो वो महात्मा गांधी के साथ जो है हमेशा रहते थे। तो वो कुछ समय तक महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहते थे। उसका असहयोग आंदोलन के समय भी, पूना पैठ के समय भी और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी महात्मा गांधी के साथ ही थे। लुई फिशर अंग्रेजी पत्रकार थे। अंग्रेजी पत्रकार थे। लुई फिशर अंग्रेजी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रेरित थे। महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रेरित थे। ये भी पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ कौन सा पत्रकार था, तो लुई फिशर था। और दांडी यात्रा के समय, असहयोग आंदोलन के समय हर समय लुई फिशर जो था महात्मा गांधी के साथ ही रहते। जो महात्मा गांधी करते थे वह अपनी जो है न्यूज़पेपर में अर्थात डायरी में नोट करता जाता था। अब आगे देखते हैं। लुई फिशर जो था असहयोग आंदोलन में भी महात्मा गांधी के साथ था। उसके बाद में दांडी यात्रा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी के साथ था। यह अंग्रेजी पत्रकार जो था हमेशा लगभग गांधी जी के साथ ही रहता था और गांधी जी का जो है साथ हमेशा। जैसा कि हमने बताया कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो था चंपारण के एक किसान थे जो चंपारण, बिहार के चंपारण जिला के मुरली भरहवा के निवासी थे। उन्होंने 1916 के जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, उस अधिवेशन में महात्मा गांधी से आकर मिले रामचंद्र शुक्ल, और उन्होंने महात्मा गांधी को किसानों की दशा को देखने के लिए बिहार आने के लिए आमंत्रित किया।
तो महात्मा गांधी ने जो है मार्च 1917 ईस्वी को बिहार पहुंचे। जब पहुंचे 1917 ईस्वी को, तो वहां का जो गवर्नर जनरल पहले होता था, उसके द्वारा जो है महात्मा गांधी को कैद कर लिया गया आंदोलन के समय ही। और इनके साथ में कई भारतीय नेता जो है गिरफ्तार किए गए, जैसे इनके साथ राजेंद्र प्रसाद थे और वहां के कई लोग थे जो गिरफ्तार कर लिए गए थे। हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह अपना पहला सत्याग्रह अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? 1906 में किया था, लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में किया था। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह बिहार के कहाँ किया था? बिहार के चंपारण में किया। और बिहार बुलाया किसने था? रामचंद्र शुक्ल जी ने बुलाया था इनको। और उसके बाद में इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था और 1917 में किया। और क्यों किया? नील तिनकठिया प्रथा, के विरोध में किया। तिनकठिया प्रथा के विरोध में किया था। और यह सत्याग्रह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था और इसमें महात्मा गांधी की जीत हुई थी। तब से बिहार के लोग ये मानने लगे थे कि जिस आंदोलन में महात्मा गांधी हैं वहां भारतीय लोगों की हार नहीं होने वाली है, अर्थात महात्मा गांधी को ये अपना सब कुछ मानने लगे थे। तो 1917 हो गया। अब हम देखते हैं 1918 के बारे में। तो 1918 में क्या किया? तो 1918 में चलिए देखते हैं। पहले खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918। खेड़ा आंदोलन था 22 मार्च 1918। जैसा कि पहले कर लिया जाता था, अंग्रेज जब हमारे यहाँ थे या राजा महाराजा पहले होते थे, शासक होते थे, नवाब होते थे, इन लोगों के द्वारा किसानों से टैक्स लिया जाता था। जब 1918 ईस्वी में किसानों इस तरह का तूफान आया या ओला गिरा कि किसानों की सारी फसल जो थी वह नष्ट हो गई। तो किसानों के पास इतनी फसल नहीं बची कि वो जो है अपना कर अंग्रेजों को या टैक्स दें उस समय, लेकिन अंग्रेज मान नहीं रहे थे। तब महात्मा गांधी जी के द्वारा खेड़ा आंदोलन शुरू किया गया। क्या? खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। कब किया गया? 22 मार्च 1918। यह क्या था? किसान आंदोलन था। या कई बार पूछा गया है, किसान आंदोलन था। अब 1918 ही में दूसरा आंदोलन होता है जिसको अहमदाबाद मिल मजदूर बोलते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ? 1918 में हुआ था। यह क्यों हुआ था? इसमें जैसे कि इसमें मिल मजदूर लिखा है। मिल मजदूर, जो मिल के जो मजदूर थे वो सोचते थे कि जो उनकी तनख्वाह जो थी वह बढ़ाई जाए, लेकिन मिल का मालिक जो था वह तनख्वाह बढ़ा नहीं रहा था। जबकि मिल का मालिक से और महात्मा गांधी का बहुत नजदीकी संबंध था। गुजरात की मिल भी थी, अहमदाबाद, तो दोनों लोगों में बहुत अच्छा संबंध था। पर महात्मा गांधी ने जैसे कि इसको करने में सफलता हासिल की थी। मजदूर चाहते थे कि जो फंड होता है उसमें 50% जो है उन लोगों को हिस्सा दिया जाए, जबकि मिल मजदूर उनका हिस्सा नहीं देना चाहता था। अंततोगत्वा जब महात्मा गांधी ने आंदोलन किया
मजदूरों को साथ लेकर, तो उनको 35% जो है दिया गया। जहां 50% मांग रहे थे, 50% जो नहीं मिला मजदूरों को, लेकिन 35% जरूर मिला था। यही था अहमदाबाद मिल मजदूर। पहली भूख हड़ताल इसमें की, पहली भूख हड़ताल की थी इसमें। यहाँ भी क्वेश्चन बना है, पहली भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने यही किया था। अब हमारा यहाँ से समाप्त होता, चंपारण हो गया, उसके बाद खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया। हम खिलाफत आंदोलन के बारे में देखेंगे। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, जो टर्की के सुल्तान थे उनको पद से अंग्रेजों के द्वारा हटा दिया गया था। तो खिलाफत आंदोलन जो था इसी के विरोध में था। इसकी शुरुआत टर्की से हुई थी, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी जो थे वो लॉयर की पढ़ाई किए थे, जैसे कि हमने पहले बताया, वकील थे, जाने माने वकील थे। तो उन्होंने जो देश को आज़ाद कराने के लिए सोचा कि हिंदुओं में एकता इतनी नहीं है, जब तक हम मुसलमानों को एक नहीं करेंगे तब तक इस देश को आज़ाद नहीं करा सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों के साथ हिस्सा लिया और उनका सहयोग किया। 1920 में जो है 1919-20 में जो है महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष भी बनाया गया था। दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष भी महात्मा गांधी को बनाया गया। जब खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को बनाया गया, मोहम्मद अली जिन्ना जी को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी थी उस समय। अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन, जैसे कि 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था, ठीक। इसलिए 17 अक्टूबर लिख देते हैं, 17 अक्टूबर 1919 को जो है खिलाफत दिवस भी मनाया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस भी मनाया गया था। अब हम आते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था? जैसा कि महात्मा गांधी जो थे ये अनुनय विनय की नीति थी इनकी, अर्थात कि अपना काम भी बन जाए और किसी का नुकसान भी ना हो। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? 1 अगस्त 1920 को। जब 1 अगस्त 1920 को इन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को स्टार्ट हुआ और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई। तो उसी दिन फिर तिलक फंड की स्थापना की गई। 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को जो है प्रारंभ हुआ और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। और जब असहयोग आंदोलन जो कर रहे थे लोग, वो यहाँ पहुँचते हैं गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान है। कब पहुँचते हैं? 4 या 5 फरवरी 1922 को। कहीं पर 4 फरवरी मिलता है, कहीं पर 5 फरवरी मिलता है, एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ पर एक अभिलेख लगाया गया है जो है, तो उसमें 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान जो है वहाँ पर जो लिखा गया है उसमें 5 फरवरी 1922 लिखा गया, लेकिन किताबें जो है वो अलग अलग डेट देती हैं। तो हम 5 फरवरी 1922 में चलिए चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। क्यों हुआ था आप बता रहे हैं। जैसा कि 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जब असहयोग आंदोलन करता जो थे वो गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर पहुंचे, तो पुलिस द्वारा उनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई। जब पुलिस द्वारा उनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई तो पुलिस की संख्या कम थी और जो आंदोलनकारी थे उनकी संख्या अधिक थी। और महात्मा गांधी उस समय गुजरात में थे, महात्मा गांधी आंदोलन में नहीं थे, केवल वो गुजरात में थे, अहमदाबाद में। तो आंदोलनकारी जो थे उनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई, तो उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जो है थाने के अंदर सबको घुसा दिया। जो थाना था गोरखपुर का चौरी चौरा का, उसमें लोगों को घुसा दिया और उसमें आग लगा दिया। जब आग लगा दिया तो एक थानेदार सहित 22 सिपाही मारे गए थे, उसमें जला दिया था सीधा एक थानेदार प्लस 21 या 22 सिपाही को उन्होंने सीधा जला दिया था थाने में।
तो यही था चौरी चौरा कांड। अब चौरी चौरा कांड हुआ जब महात्मा गांधी को पता चला, उस समय अहमदाबाद गुजरात में थे, तो हम जो है बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है स्थगित करने की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन यहाँ प्रारंभ है, प्रारंभ हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, यहाँ असहयोग आंदोलन प्रारंभ यहाँ पर हुआ था, प्रारंभ। और असहयोग आंदोलन जो है समाप्त, असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ? 11 फरवरी 1922 को, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। और उसके बाद में गांधी जी, जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, उसके बाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित किया, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना की। कहाँ की थी? तो इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। किसने की थी? चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू सचिव थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। हम आगे चलते हैं 1924। बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की, बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गांधी ने, बेलगांव अधिवेशन की गांधी ने क्या की? अध्यक्षता की। गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अब हम और आगे चलते हैं। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बेलगांव कहाँ है? कई बार तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, बेलगांव कहाँ है? तो बेलगांव कर्नाटक में है। और अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने। एकमात्र अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अब हम उसके आगे और चलते हैं, तो देखते हैं 1930 पर चलते हैं। 1930 में जैसा कि दांडी यात्रा, महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा किया जाता है। तो इसमें लगभग 384 किलोमीटर या मील में जाएंगे तो अलग हो जाएगा, और लगभग 279 व्यक्ति आसपास थे, 78 थे, जब एक महात्मा गांधी को लेकर 79 हो जाता है। तो इतने व्यक्ति के साथ महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी, 384 किलोमीटर और 279 व्यक्तियों के साथ थे। और उसके बाद में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक दांडी यात्रा। 1930 दांडी यात्रा इन्होंने जो अभी हमने पढ़ा 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। अपने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक इन्होंने यात्रा किया था। तो दांडी यात्रा कब किया था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक टोटल 24 दिन की यात्रा थी। कुल 24 दिन यात्रा चली, कुल 24 दिन तक यात्रा चली थी। और जब 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को
यह यात्रा समाप्त होती है तो गांधी जी ने वहीं पर नमक बनाया और नमक कर का विरोध किया। अंग्रेजों के द्वारा सबसे ज्यादा कर देखा जाए तो पहले नमक पर ही लगाया गया था, तो इसको नमक कर का विरोध भी कहा जाता है। गांधी जी ने यहीं पहुंचा जो है डांडी नामक स्थान पर, तो गांधी जी ने नमक समुद्र के किनारे खुद नमक बनाया था और यहीं पर नमक कानून तोड़ा था। और जब 6 अप्रैल 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से शुरू होता है? 6 अप्रैल 1930 से। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होता है 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को जो है प्रारंभ होता है। जैसे उन्होंने यात्रा यहाँ पर समाप्त की, नमक बनाया, फिर भी अंग्रेजों ने नमक टैक्स जो था उसको कम नहीं किया, तो महात्मा गांधी ने कहा हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी यहीं से प्रारंभ करते हैं। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया 6 अप्रैल 1930 से, और यह कब तक चला? 5 मार्च 1931 तक। 5 मार्च 1931 यह आंदोलन चलता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है 5 मार्च 1930 तक। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 तक। यहाँ से लिखते हैं 5 मार्च 1931 के 1931 गांधी इरविन समझौता द्वारा गांधी इरविन समझौता द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाता है। गांधी इरविन समझौता, या इसे जो है गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता कहते हैं। दिल्ली समझौता, महात्मा गांधी से अंग्रेज डरते थे। दिल्ली समझौता, इसमें दिल्ली समझौता में क्या हुआ? महात्मा गांधी और जो उस समय के गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन, 1930 ईस्वी में। तो इरविन ने महात्मा गांधी को जो है खुद बुलाया था कि हम तुम्हारे मन में मध्यस्थता होगी कुछ जो कानून के प्रति। तो महात्मा गांधी ने लगभग 19 मांगे रखी थी। महात्मा गांधी ने 19 मांगे रखी थी। जैसे इन्होंने कहा नमक कर, तो इरविन ने तुरंत मांग लिया। उन्होंने कहा हमारे जो हिंदुस्तानी कैदी थे आंदोलनकारी, इनको पकड़ा गया, उसको छोड़ा जाए। इरविन ने तुरंत मान लिया, लेकिन इरविन ने भी शर्त रखा कि हम जो है तुम्हारे 3 जो आंदोलनकारी हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को इरविन ने नहीं छोड़ा, छोड़ने से इनकार कर दिया था, और महात्मा गांधी की सारी मांगों को इरविन ने मान लिया था। अब यहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि जैसे गांधी ने यह प्रस्ताव ही नहीं रखा था, नहीं तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी नहीं होती 23 मार्च 1931 को। तो लेकिन महात्मा गांधी ने यह मांग रखी थी, दिल्ली समझौता कहते हैं, और 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता हो गया दोनों के मध्य। भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, जिसके शहीदी दिवस मनाया जाता है। इसीलिए जो है 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। अब हम आगे देखने का प्रयास करते हैं 5 मार्च के बाद से। अब होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जैसे गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों को आमंत्रित किया गया था। एकमात्र भारतीय थे जो थे BR अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें वो खाली हाथ लौटे थे। उन्होंने कहा भी जब लौटे तो लोग बहुत महत्वाकांक्षा के साथ महात्मा गांधी के सामने गए। महात्मा गांधी वायसराय से अर्थात गवर्नर जनरल से कुछ अपेक्षा लेकर आए होंगे, कुछ मांग लेकर आएंगे। तो महात्मा गांधी वहां पहुंचे तो कहे कि मैं खाली हाथ तो आया हूं, लेकिन भारत की इज्जत को बाट नहीं लगने दिया। महात्मा गांधी ने कहा मैं खाली हाथ तो जरूर लौटा हूं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, लेकिन भारत की इज्जत को बाट नहीं लगने दिया।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में हुआ। महात्मा गांधी इसमें उपस्थित हुए। महात्मा गांधी उपस्थित हुए, इसमें महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे। अब देखेंगे पूना पैक्ट। आगे हम पूना पैक्ट के बारे में देखने वाले हैं, जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को। हम पूना पैक्ट के बारे, जैसा कि अब हम चलते हैं 24 सितंबर 1932 के पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। कब? 24 सितंबर 1932 पूना समझौता। 24 सितंबर 1932 किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य में। जैसा कि हरिजनों को जब वो चुनाव हुआ भारत में प्रांतों का, तो हरिजनों को उसमें लगभग 74 सीटें दी गई थी, लेकिन 72 सीटें अर्थात 72-74 सीटें दी गई थी। तो B.R. अम्बेडकर जो है इससे ना खुश थे, B.R. अम्बेडकर ना खुश थे, वो खुश नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हम जो है एक अलग हरिजनों को लेकर एक अलग प्रांत बनाएंगे। वो एक अलग मांग पर अपनी डट गए थे। जब महात्मा गांधी उस समय यरबदा जेल में थे, पुणे की यरबदा जेल में महात्मा गांधी बंद थे। तो जब महात्मा गांधी ने यह बात सुनी कि B.R. अम्बेडकर कुछ गलत करने वाले हैं, तो महात्मा गांधी को बहुत चोट लगी। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, अर्थात वो जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। तो महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन, गांधी का पहली बार आमरण अनशन महात्मा गांधी पहली बार। जैसा कि 1917 का पहला आंदोलन भारत में, 1918 पहली भूख हड़ताल हो गई, और जब ये था 1932 का, तो पहला आमरण अनशन था। महात्मा गांधी पहली बार आमरण अनशन पर बैठे थे भारत में, और महात्मा गांधी अनशन पर बैठे। और पूना समझौता किसके मध्य हुआ? तो गांधी व अम्बेडकर के मध्य हुआ। और यह होता भी नहीं, लेकिन B.R. अम्बेडकर ने सोचा कि गांधी जी कुछ गलत कर जाएंगे, आमरण अनशन पर है, ये खाएंगे ही नहीं। तो इन्होंने 1 महीने का समय दिया था, इनको दिया था। उसके बाद जब 1 महीना बीत गया, तो इन्होंने 24 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और इसमें दलितों को जो है महात्मा गांधी ने 144 सीटें फिर दी। जैसा कि पहले 72-74 सीटें थी, उसके बाद महात्मा गांधी ने जब यह समझौता हुआ B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच, तो गांधी जी ने कहा कि दलितों के लिए हम 144 सीटें आरक्षित करवाते हैं। तो दलितों के लिए 144 सीटें हुई, लेकिन इनको इस तरह से बांटी गई सीट कि एक मान लीजिए इस प्रांत में, पूर्वी प्रांत में, तो एक पश्चिमी प्रांत में, इनको बहुत दूर दूर बिखेर कर सीट दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का दिमाग एक वकील का दिमाग था, हम पहले भी बता चुके हैं। नहीं तो इनको डर था कि कहीं B.R. अम्बेडकर को सीटें दे दी जाए, 144 सीटें हम दे रहे हैं, ये कहीं अलग प्रांत बनाने की न सोच लें, जैसे कि पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो उसके बाद और आगे हम देखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि इसमें देखते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी यरबदा जेल में थे, तो वो तो समझौता करने आएंगे नहीं, लेकिन महात्मा गांधी की तरफ से कोई किसी अन्य व्यक्ति ने जो है समझौते पर सिग्नेचर किया था। अब हम आगे और देखते हैं, उसके बाद में क्या हुआ था? हरिजन संघ की स्थापना। हरिजन संघ की स्थापना कब हुआ था? तो कुछ जगहों को 1932 मिलता है, लेकिन हम डेट के साथ सही आपको दिखाते हैं। तो 13 सितंबर 1933, 13 सितंबर 1933।
और हरिजन नाम से महात्मा गांधी ने आश्रम की स्थापना किया था। हरिजन आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, और हरिजन नामक महात्मा गांधी ने 3 अखबार भी निकाले थे। महात्मा गांधी ने हरिजन नाम से 3 अखबार भी निकाले थे। हम आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था वह पास हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था, और सुबह 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना था। लेकिन जैसे मध्यरात्रि हुई 8 अगस्त 1942 की, कि कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण नेता थे, अंग्रेजों ने सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। यह कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन बिना किसी लीडर का आंदोलन था। इसमें कोई लीडर नहीं था, इसमें जो भी व्यक्ति था वह खास था। भारत छोड़ो आंदोलन में कोई अर्थात लीडर विहीन आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 या 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त 1942 जैसे हमने कहा था कि बैठक हुई, प्रस्ताव पास हुआ। 8 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। अब हम आगे बहुत न चलकर थोड़ा और समझ लेते हैं, उसके बाद अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी। नाथूराम गोडसे ने की थी। जो रोलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 को, ये भी याद आ गया, हम बता दे रहे हैं। रोलेट एक्ट आया 19 मार्च 1919 को। महात्मा गांधी ने उसको काला कानून कहा। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने बिना वकील का काला कानून कहा। जैसा कि यह शुरू हुआ था रोलेट एक्ट को गांधी ने काला कानून कहा। काला कानून कहा। मृत्यु, गांधी की मृत्यु के बारे में हम जान लेते हैं। 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। जैसा कि कहा जाता है, हमने पढ़ा है बुक में, कि नाथूराम गोडसे जो थे वह गए, महात्मा गांधी सुबह गए थे मंदिर में जो है पूजा करने के लिए। तो नाथूराम गोडसे पहुंचे, पहले गांधी जी के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। जब आशीर्वाद ले लिए तो तुरंत उनको गोली मार दी। अब देखो नाथूराम गोडसे कैसे बैठे थे, उन्हीं का आशीर्वाद लिया, उन्हीं को गोली भी मार दी। अब 1948 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। 30 जनवरी को इसीलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है। तो हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, अर्थात खत्म करते हैं। जो है हमें विश्वास है कि आप लोगों को हमने जो पढ़ाया वह समझ में आया होगा। हमने महात्मा गांधी के बारे में पूरा पढ़ा दिया है। अब कोई अगर छूटा हो तो हम नहीं बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।